ज्ञानगंगा एकेडमी सोनभद्र में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास कहाँ पे थे? बाबर पे थे। मुगल वंश को हम पढ़ रहे थे और बाबर को हमने पूरा किया था। बाबर को मैंने पूरा किया था। शायद एक लास्ट में आपको ट्रिक भी बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी, याद है आपको? चलिए एक बार हम उसको रिवीजन करा देते हैं। क्या ट्रिक थी? पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। ये बाबर की लड़ाइयां हैं। बाबर की लड़ाइयों को इस ट्रिक कह लीजिए या आप कह लीजिए कि इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। पानी से पानीपत की लड़ाई, खाना से खानवा की लड़ाई, चाय पिया मतलब चंदेरी की लड़ाई, घर गया मतलब घाघरा की लड़ाई। इसका डिटेल हमने एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको पिछली 2 लेक्चर मुगल वंश की पिछली 2 वीडियो में बाबर को हमने अच्छे से बताया है। मर गया मतलब उसका देहांत आगरा में हुआ। अगर आपसे एसएससी पूछता है तो आप आगरा को मार्क करिएगा, और अगर यूपीएससी का पेपर देते हैं या पीसीएस के लेवल का पेपर देते हैं तो लाहौर को मार्क करिएगा। ठीक है, इतनी बातें थी हमारी बाबर तक। अब हम आगे चलते हैं और इसी क्रम में बाबर के बाद जो मुगल वंश का शासक था वो था हुमायूं। इसका भी ट्रिक है, मैं आपको इस वीडियो में या किसी और वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो हम चलते हैं हुमायूं। हुमायूं 2 बार शासन किया है, 1530 से 1540 तक, और एक बार किया है 1555 से 1556 तक। ये ऐसा मुगल एम्परर था। 1530-40 में किया, उसके बाद शेर शाह के आक्रमण से छोड़ के वो भाग गया था। अब हम इसको आगे देखते हैं। हुमायूं, उससे पहले एक चीज और देखिए। क्या देखिए? बाबर की 5 संतानें थी। हुमायूं को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बाबर की 5 संतानें थी। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, हिंदी में भी मैंने लिखा है यहां पे, कामरान, चौथा हिंडल, पांचवा गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा को फारसी में लिखा था। गुलबदन बेगम जो बाबर की एक इकलौती डॉटर थी, 4 लड़के थे उसके, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंडल, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को फारसी में लिखा था। एक बात और, बाबर और हुमायूं दोनों एक नंबर के अफीमची थे। दोनों खूब अफीम का सेवन करते थे। बाबर का जब मृत्यु हुआ उसके पहले बाबर ने अपने लड़के बड़े बेटे हुमायूं से कहा कि वो उसकी संपत्तियों को अपने चारों भाइयों में बांट लेगा। तो हुमायूं ने बाबर के देहांत के बाद बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा बाबर ने उसे कहा था कि मेरी संपत्ति को चारों भाइयों में बांट लेना। तो हुआ क्या? हुमायूं ने ले लिया अपने लिए, क्या लिया? दिल्ली आगरा का एरिया हुमायूं के पास था। ये दिल्ली और आगरा हुमायूं के पास था। उसके बाद कामरान को, जो ये कामरान था, कामरान को काबुल और कांधार, ये अफगानिस्तान के तरफ है, उस एरिया को दे दिया। अस्करी को यूपी का संभल, यूपी में संभल पड़ता है, संभल के तरफ उत्तर प्रदेश में अस्करी था। और हिंडल को दिया अलवर राजस्थान। इस तरह से उसने बांट लिया था।
बाबर ने के कहने पे हुमायूं ने बाबर की संपत्तियों को, बाबर के एरिया जो था उसका साम्राज्य था, उसको 4 हिस्से भाइयों में इस प्रकार बांटा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को फारसी में, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को फारसी में लिखा था। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और हुमायूं को शुरू करते हैं। हुमायूं 1530 से 1540 तक पहली बार शासन किया। दूसरी बात 1555 1556 में किया। हुमायूं, हुमायूं का मतलब होता है, हुमायूं शब्द का जो मतलब होता है वो होता है भाग्यशाली। हुमायूं जो शब्द का मतलब है ना, उसका अर्थ होता है भाग्यशाली। लेकिन देखा जाए तो हुमायूं बहुत ही बड़ा अभागा था। हुमायूं को ऐसा कहा गया हिस्टोरियन ने कि हुमायूं जहां जाता वहीं समस्या क्रिएट हो जाती। मतलब जब भी जहां जहां जाता उसके साथ उसकी समस्या उसके पीछे पीछे चलती थी। तो हुमायूं के शब्द का जो अर्थ है वो तो भाग्यशाली है, पर इसका जीवन बिल्कुल प्रॉब्लमों से भरा हुआ था, समस्याओं से घिरा हुआ था। 1532 में बैटल ऑफ दोहरिया, 1532 में बैटल ऑफ दोहरिया, दोहरिया बिहार में एक जगह है। दोहरिया की लड़ाई 1532 में, दोहरिया की लड़ाई हुमायूं ने लड़ा और इसमें महमूद लोदी को हरा दिया। महमूद लोदी हार गया। महमूद लोदी हारने के बाद बिहार की तरफ भागा। ये वही महमूद लोदी है जिसका जिक्र हमने आपको पिछले वीडियो में कर रखा है। तो 1532 में हुमायूं ने महमूद लोदी को हरा दिया। यह महमूद लोदी वही महमूद लोदी है, इब्राहिम लोदी का भाई, जो बिहार भाग गया था। फिर ये क्या हुआ कि जब इसको हुमायूं से हारने के बाद ये बिहार भाग गया। बिहार भाग गया तो वहां के लोगों ने इसको नेता पद से हटा दिया। नेता पद से महमूद लोदी को हटा दिया। कहा ये तो बहुत बड़ा भगोड़ा है, जब युद्ध में जाता है हार जीत नहीं पाता है, हार के वापस भाग आता है। फिर वहां के लोगों ने शेर शाह को नेता बना दिया। शेर शाह, अब देखिए शेर शाह का यहीं से इंपॉर्टेंस है, शेर शाह का यहीं से इंपॉर्टेंस है। हम शेर शाह के बारे में आपको यहां बताएंगे। और एक चीज और, हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ नोट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जल्द ही हम आपके सामने अपने टेलीग्राम चैनल और जो भी हमारी जो भी सुविधाएं या माध्यम होगा आपके सामने रखेंगे। ये अभी हमारा शुरुआती है और आगे आपका जैसे हम साथ मिलता रहेगा, हम आपके साथ यूं ही काम करते रहेंगे। चलिए तो हम देखते हैं, क्या महमूद लोदी भाग गया, वहां के लोगों ने उसको नेता पद से हटा दिया। अब उन्होंने शेर शाह को नेता बना दिया। शेर शाह का मुगल काल में इंपॉर्टेंस है और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, शेर शाह से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए पहली बात, शेर शाह का रियल नेम फरीद खान था। शेर शाह जो था उसका रियल नेम फरीद खान था। फरीद खान, ये शेर शाह का रियल नेम था। अब हम आगे देखते हैं। शेर शाह का रियल जो नेम था फरीद खान था। इसके पिता, शेर शाह के पिता, फादर, शेर शाह के जो पिता फादर थे वो कौन थे? हसन खान। हसन खान। जब महमूद लोदी बिहार भागा तो वहां के लोगों ने नेता पद से हटा दिया, शेर शाह को नेता बना दिया। शेर शाह का रियल नेम फरीद खान, इसके पिताजी का नाम हसन खान। शेर शाह के जन्म के बारे में बहुत विवाद है। इसके जन्म के बारे में विवाद है। इसको 2 डेट दिया जाता है, हालांकि ये डेट नहीं पूछी जाती है। 1476 और क्या कहते हैं दूसरी एक 1486। राइटिंग शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इसकी साफ अच्छी नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बिल्कुल कठिनाई नहीं है, आप बस ध्यान से इसको सुने। अगर आप नोट्स नहीं भी बना पाते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है, हम आपको सुचारू ढंग से संगठित करके बिल्कुल अच्छा नोट्स आपके तक पहुंचाएंगे। ये हमारा दायित्व है और हमारा तो टैगलाइन भी यही है ना, संकल्प हमारा, भरोसा आपका। तो डेट ऑफ बर्थ 1476 और 86, इन 2 डेटों में विवादित है।
हालांकि ये आता नहीं है, एक पूछा जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि आखिर ये पैदा कहां हुआ था। तो शेर शाह हरियाणा के नारौल में पैदा हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहां पैदा हुआ था? हरियाणा, हरियाणा है दिल्ली से सटा हुआ, वहां के नारौल। मैं हिंदी में भी कुछ वर्ड हिंदी कुछ वर्ड इंग्लिश दोनों लिखता हूं, तो ये जिससे ना आप कहें कि आप सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं, आपको दोनों भाषाओं मिलेगी, और मैं तो बोलता बिल्कुल हिंदी में ही हूं। तो शेर शाह हरियाणा के नारौल में पैदा हुआ। इसके पिता हसन खान की जागीर पहले बिहार के सासाराम में थी। उसके बाद पहले क्या होता था कि आपकी ये जागीर है, यहां से उधर के ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसी प्रकार इसके पिता की जागीर जो पहले सासाराम में थी, के पिता हसन खान की जागीर हरियाणा के नारौल में थी, लेकिन बाद में ये बिहार के सासाराम में ट्रांसफर कर दी गई। जब बिहार के सासाराम में ट्रांसफर कर दी गई तो हसन खान ने अपने बेटे फरीद खान यानी कि शेर शाह को कहा, तुम जाओ सासाराम में हमारी जागीर को संभालो। और अपने पिता की बात को मानता हुआ शेर शाह यानी फरीद खान बिहार के सासाराम चला आया और अपने पिता की जागीर को संभाला, और सासाराम की जागीर को काफी विकसित किया, बहुत डेवलप किया सासाराम की जागीर को। इस तरह जब हसन खान की पत्नियों ने देखा कि अरे तो शेर शाह को सासाराम की जागीर दे दिया हसन खान ने। पहले क्या होता था कि कई पत्नियां होती थी, तो उसकी अन्य पत्नियों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि अरे आपने शेर शाह खान को क्यों सासाराम की जागीर दे दी है। इससे क्या हुआ कि हसन खान ने शेर शाह से यानी कि फरीद खान से क्या किया, जागीर को वापस ले लिया। फरीद खान अपनी सासाराम जागीर जब उसके पिता हसन खान ले लिए तो बहुत दुखी हुआ। उसके बाद वो दुखी होके नाराज हो गया अपने पिता से, और नाराज होके, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नोट करूंगा, इतना आप नोट कर लीजिएगा, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, नोट्स आपको मिलेगा। तो अपने पिता हसन खान से शेर शाह यानी कि फरीद खान नाराज होकर उत्तर प्रदेश यूपी के जौनपुर चला आया। और हम आपको बता दें प्राचीन समय में जौनपुर एजुकेशन का हब, शिक्षा का केंद्र माना जाता था जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर चला आया। फरीद खान का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, आ तो गया वो जौनपुर, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। फिर वो यहां से दिल्ली चला गया। दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद फरीद खान ने यानी कि शेर शाह ने बाबर की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। किसकी आर्मी को? बाबर की आर्मी को। बाबर की सेना में भर्ती हो गया। आया जौनपुर की शिक्षा लेंगे, लेकिन शिक्षा में उसका मन नहीं लगा, और जब मन नहीं लगा तो फिर दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद बाबर की आर्मी में ज्वाइन हो गया, बाबर की सेना में ज्वाइन हो गया। यह सोचकर बाबर की सेना में ज्वाइन हुआ कि किसी तरह बाबर से वो मिलेगा। बाबर से मिलने के बाद वो अपने पिता हसन खान के बारे में बताएगा कि उन्होंने उससे सासाराम की जागीर ले ली, और फिर बाबर हसन खान के ऊपर दबाव डालेगा, और इस तरह से शेर शाह को यानी कि फरीद खान को अपनी सासाराम की जागीर वापस मिल जाएगी। लेकिन वो बाबर की सेना में कई वर्षों तक रहा। उसको क्या हुआ कि बाबर से मिलने का अवसर नहीं मिला। फिर वो वहां से क्या किया कि बाबर की सेना को छोड़कर वापस चला आया। अब कहाँ गया? जब देखा कि उसका बाबर से मुलाकात नहीं हो पा रही है, काफी वर्षों तक नहीं मिल पाया बाबर से, फिर वो सोचा, उदास हो गया कि अरे मैं तो मिले नहीं पा रहा हूं, मेरा काम कैसे होगा। उसको काम क्या था? वो तो ये सोचा था कि एक बार हम बाबर की आर्मी में ज्वाइन कर लें, धीरे धीरे बाबर से मिलने का अवसर मिल जाएगा, और जैसे बाबर से मिलेंगे हम बताएंगे कि हमारे पिता हसन खान पहले हमको सासाराम की जागीर दिए, फिर बाद में जागीर हमसे छीन लिए, और फिर बाबर दबाव बनाएगा, हमको सासाराम की जागीर वापस मिल जाएगी। पर यह संभव नहीं हुआ। तो फिर क्या किया फरीद खान यानी कि शेर शाह, बाबर को आर्मी को छोड़कर दक्षिण बिहार में भाग गया यानी चला गया दक्षिण बिहार। बिल्कुल कहानी की तरह सुनिए, यह इतिहासकार हिस्टोरियन ने अपनी किताबों में लिखा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल इसको मन लगा के सुनिए, नोट्स के प्रति और लिखने के प्रति मत घबराइए। चलिए, तो क्या हुआ, दक्षिण बिहार में भाग गया। दक्षिण बिहार में आया तो यहां पे वो किससे मिला? यहां पे वो दक्षिण बिहार में एक राजा थे, बहार खान लोहानी। कौन? दक्षिण बिहार में एक किंग थे, किंग यानी कि राजा थे, उनका नाम था
बहार खान लोहानी। दक्षिण बिहार की तरफ आया, वहां पे वो दक्षिण में राजा थे बहार खान लोहानी, उनसे मिला, उनकी सेना में हो गया। एक दिन बहार खान लोहानी कहीं जा रहे थे, शेर ने उन पे हमला कर दिया। और जब शेर पे ने बहार खान लोहानी पे हमला किया तो उनके साथ शेर शाह भी था, यानी कि फरीद खान भी बहार खान लोहानी के साथी था। तो क्या किया, फरीद खान यानी कि शेर शाह शेर से लड़ गया, लॉयन से लड़ के उसने लॉयन को मार दिया, शेर को मार दिया। यह देखकर कि एक आदमी इंसान ही था जिसने एक जंगल का राजा शेर होता है उसको मार दिया। तो यही बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर शाह की उपाधि दिया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फरीद खान को शेर शाह की उपाधि किसने दिया। तो आप याद रखिएगा, बहार खान लोहानी ने फरीद खान को यानी कि शेर शाह को शेर शाह की उपाधि दिया था। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। और अब हम आगे चलते हैं। ये सब कब हुआ, ये 1532 के बाद, जब महमूद लोदी हुमायूं से हार के भाग गया, उसको नेता पद से हटा के शेर शाह को नेता बनाया। ये उसके बाद की अब आगे घटना देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 1535-36 में बैटल ऑफ मांडू, एमपी और गुजरात का एरिया है ये, मांडू का युद्ध। इसमें हुमायूं ने बहादुर शाह, जो मांडू का राजा था बहादुर शाह, उसको हुमायूं ने मार भगाया। हुमायूं ने बहादुर शाह को, जो मांडू का राजा था, 1535-36 में, देखो लड़ाइयाँ, अब ये 2 डेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लड़ाई 1-2 दिन नहीं चलती थी। हो सकता है कि लास्ट 35 में स्टार्ट हुई हो, 36 तक गई हो, इसलिए 35-36 का डेट इस तरह से लिखा जाता है। तो हुमायूं ने बहादुर शाह को मांडू के युद्ध में मार भगाया था, फिर यही मांडू के राजा बहादुर शाह को हुमायूं ने मार भगाया था। बहादुर शाह जब मांडू के युद्ध में हुमायूं से हार गया, उसके बाद इसने क्या किया था, इसने करीबन 1539 में, नहीं 1539 में चौसा की लड़ाई थी जो उसको हुमायूं और उसके बीच में, बहादुर शाह को हुमायूं ने मांडू के युद्ध में मार भगाया था। वहां से हारने के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़ पे हमला किया, जो चित्तौड़ मतलब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पे हमला किया, जहां के राजा थे राणा सांगा को बाबर ने मार दिया था। तो उनकी विधवा थी रानी कर्णावती। बहादुर शाह ने रानी कर्णावती पे युद्ध किया। रानी कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी कि बहादुर शाह हमला कर रहा है, मेरी उससे रक्षा करिए। हुमायूं को राखी भेजा था कि हुमायूं मदद करे। हुमायूं मदद करने को तैयार था, हुमायूं मदद करने के लिए जा रहा था कि रानी कर्णावती की हुमायूं मदद करेगा, लेकिन बहादुर शाह ने हुमायूं को इस्लाम की कसम देके रोक दिया कि नहीं, जब तक मैं रानी कर्णावती को नहीं हरा लेता, यानी कि बहादुर शाह जब तक रानी कर्णावती को चित्तौड़ में नहीं हरा लेता, तब तक हुमायूं आप उसका साथ नहीं देंगे। इस तरह से हुमायूं को इस्लाम की कसम देके रोक दिया कि हुमायूं रानी कर्णावती की मदद ना कर सके। बहादुर शाह ने रानी कर्णावती को हरा के, रानी कर्णावती, मैं आपको बता देता हूं कि बहादुर शाह मांडू के युद्ध में हुमायूं से हारने के बाद चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, इस चित्तौड़ में ये राणा सांगा की रानी कर्णावती, रानी, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, रानी
कर्णावती। चित्तौड़ की रानी थी, ये राणा सांगा की विधवा थी। इन पे आक्रमण किया बहादुर शाह ने और आक्रमण करके चित्तौड़ से धन लूट लिया, लूटपाट कर लिया और हुमायूं को इस्लाम की कसम देके रोक दिया। रानी कर्णावती को हराने के बाद जब बहादुर शाह लूट के भाग रहा था, उसके बाद हुमायूं ने पीछा किया लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। पहले मदद करना चाह रहा था, जब रानी कर्णावती ने राखी बेच के मदद मांगी थी तो मदद करना चाह रहा था, पर बहादुर शाह इस्लाम की कसम से रोक दिया। रानी कर्णावती के पुत्र थे राणा उदय सिंह, इनके पुत्र का नाम था राणा उदय सिंह। ये राणा कर्णावती के पुत्र, रानी कर्णावती के पुत्र थे और ये राणा सांगा की विधवा थी। इस तरह से 1535-36 में मांडू के युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया था। तो हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करते हुए मांडू तक गया। पहले मदद नहीं किया, जब ये लूट लिया उसके बाद मदद करने आया और बहादुर शाह का पीछा करते हुए हुमायूं मांडू तक गया। और बहादुर शाह भागते भागते बे ऑफ कैम्बे, बहादुर शाह या आपका हुमायूं ने इसका पीछा, हुमायूं ने पीछा जो किया था वो मांडू तक किया था। नोट्स के लिए आप परेशान ना हो, नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा। फिलहाल आप चीजों को समझें। बहादुर शाह भागा तो हुमायूं ने उसका पीछा किया। लूटने के बाद बहादुर शाह चित्तौड़ लूट के भाग रहा था, हुमायूं उसका पीछा किया, मांडू तक बस पीछा किया था। और बहादुर शाह भागते भागते बे ऑफ कैम्बे, ये गुजरात में पड़ता है, वहां तक चला गया था। फिर मांडू से वापस आ गया हुमायूं, मांडू से वापस आ गया, फिर दिल्ली वापस आ गया हुमायूं। और इस घटना को इतिहास में ब्लंडर कहा गया है। ये कहा गया है कि जब जरूरत थी तब हुमायूं ने मदद नहीं किया। इस्लाम का झूठा कसम, अब ये इस तरह से क्या कहेंगे आप, इस्लाम का कसम देके रोक दिया, उस समय हुमायूं मदद नहीं किया। जब लूटपाट कर लिया बहादुर शाह तब मदद करने गया। अब मांडू तक ही पीछा किया, ये भी नहीं किया कि गुजरात तक पीछा करें, मांडू तक। अगर हुमायूं चाहता तो बहादुर शाह का पीछा कर सकता था, लेकिन मांडू तक किया। फिर कहा अरे बहुत आगे चला गया है, फिर वापस अपने दिल्ली आ गया, अपनी शासन करने लगा। 1537 में 1537 में बहादुर शाह मर गया था। ये एक बार क्वेश्चन आया है कि बहादुर शाह कब मरा, वो नोट कर लीजिए आप। 1537 में बहादुर शाह डाइड। मैं यहां हिंदी में लिख दे रहा हूं, बहादुर शाह मर गया। इसके आगे हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में शेर खान के बारे में। ये हुमायूं का शुरुआत था, शेर खान हम अगली वीडियो में आपको डिटेल में और बताएंगे। आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में हिस्ट्री ना पढ़ें। शॉर्ट में हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको डेटें याद करनी पड़ती हैं, रटना पड़ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हम मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ें और एक समय ऐसा आएगा कि आपको हिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी। नहीं तो लोग कहते थे पहले कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा और दिन में सफा, ये सब नहीं रहेगा, बहुत आसान भाषा में हो जाएगी। और अगली वीडियो में मैं आपको शेर खान की डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस तरह से बहादुर शाह का 1537 में देहांत हो गया। और एक बात और, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंट पूछा गया है कि जॉन किसको कहा गया है सिराज ऑफ इंडिया, भारत का मुकुट किसको कहा गया है सिराज ऑफ इंडिया, जौनपुर को कहा गया है सिराज ऑफ इंडिया। ये एक पेपर में भी रिसेंटली क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बता दिया। सिराज ऑफ इंडिया, भारत का मुकुट। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि पुराने समय में, उस समय क्या था, जौनपुर शिक्षा का केंद्र था, एजुकेशन का हब था जौनपुर। जैसे आज के समय में दिल्ली की मुखर्जी नगर हो गई है। खैर, इस बात को यहीं कंप्लीट करते हैं और अगली वीडियो में हम जरूर और डिटेल में देखेंगे शेर खान को, कि शेर खान किस तरह से सत्ता में आया। बहार खान लोहानी के डेथ के बाद उसके उत्तराधिकारी निकम्मे थे, फिर शेर खान सत्ता में आया, फिर 1539 में हुमायूं को हराया। इन सारी बातों को हम अगली वीडियो में, और बिल्कुल उत्सुकता के साथ आप तैयार रहिए, देखिए
और हमारा और आपका एक ही रिश्ता, संकल्प हमारा, भरोसा आपका। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें आसान तरीके से समझ में आ रही हो, तो देखिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी इसको लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा और आपका संबंध बढ़ता चला